हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी वास्तविक संख्या का प्रश्नावली कराने जाना हो तो देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जैसे कि एक संख्या है ए बी क्यू प्लस आर। यहां पर ए एक संख्या है जिसको बी टाइम्स डिवाइड किया गया है, जिसका भागफल कितना आया क्यू और रिमाइंडर कितना आया आर, यानी इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जहां ए का मान होता है भाज्य, बी का मान होता है भाजक और क्यू का मान होता है भागफल और आर होता है आपका शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहता है कि यहाँ पर शेषफल, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, तब तक ये भाग की प्रक्रिया ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखते हैं, चलिए आगे करते हैं। और सिंपल ये भी एचसीएफ निकालने का तरीका है। इसमें कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या को देख लेंगे और छोटी संख्या। बड़ी संख्या आपका 225 है और छोटी संख्या 135 है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या डिवाइड करेगा तो 135 जो है वो 225 को डिवाइड करेगा। एक 1 टाइम्स लग जाएगा 135, 0 कितना होगा 9, कैंसिल आउट। यहाँ पर भागफल कितना है 90। भागफल यहाँ शून्य होना चाहिए, लेकिन है कितना 90। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी जो लिखे थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आर हमको कितना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं ये वही संख्या होता है जिसमें कोई संख्या को भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। यहाँ पर 90 जो है ये रिमाइंडर हो गया, 1 जो है ये क्यू हो गया कोसेंट यानी भागफल, बी भाजक और 225 क्या है भाज्य है। फिर जो शेषफल बचता है उसको पुनः लिखिए और जिससे डिवाइड किया तो उसको नीचे उतार लीजिए। 1 टाइम्स लगेगा, कितना आएगा 10, 30, 40, 45 आ जाएगा। अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ है, तो फिर से लिखेंगे 135 बराबर हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया और पुनः आगे बढ़ेगा और जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखिए और जिससे डिवाइड किए थे उसको फिर से लिख लो। 2 टाइम्स लगेगा, रिमाइंडर यहाँ शून्य हो गया। जैसे ही शून्य हुआ तो ये जो लास्ट में जिस संख्या से डिवाइड करते वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो लिख देंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया ना। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये आपका क्या हो गया एचसीएफ। तो यहाँ लिख देंगे अतः 225 और 135 का एचसीएफ 45 है। समझ में आ गया? किसी तरह का कोई तकलीफ हो तो कमेंट में जरूर करिए। देखिए, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो उसी तरह से जो बड़ा होगा उसको लिख लेंगे। ये बड़ा था, 196 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं 1 टाइम्स लगेगा, 3, 2, 1 कितना हो जाएगा, ऊपर से 2 उतरेगा। देखिए शायद 196 9 टाइम्स लग जाए,
81 5 86 8 9 17 9 टाइम्स लगेगा 1 7 6 4 कैंसिल आउट करिए 6 था 5 हो जाएगा 6 9 9 15 9 7 इधर कैंसिल हो 9 8 ऊपर से 0 उतर जाएगा 5 टाइम्स लगेगा। यहाँ भाग्य की प्रक्रिया आगे बढ़ता हुआ गया और यहीं पर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर शून्य हो गया। तो जैसे ही शून्य हुआ तो यही यहाँ पर इसका HCF कितना हो गया 196। तो लिख देंगे 38 220 इक्वल टू 196 इंटू 195। 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस कितना होगा 0 होगा। ये 0 कौन होता है, यहाँ पर जो कट के आता है रिमाइंडर, यही आपका 0 होता है। यही आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर यानी शेषफल। जैसे ही शेषफल शून्य हो जाए, जैसे ही शेषफल शून्य हो जाए हम बोल देंगे वहीं पर HCF निकल जाएगा। और 196 ही इसको डिवाइड करके 0 लाया, तो ये बोल देंगे कि इसका HCF कितना हो गया 196। अतः 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा 196 है। समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे बोला है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन। सॉरी यार, तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें 867 ग्रेटर देन 255। 255 डिवाइड करेगा कितना टाइम्स लगेगा, 2 3 6 600 और 5 3 15 700। 3 टाइम्स 15 5 3 15 16 और 3 2 6 1 7 102। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और ऊपर से उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं बचा। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि देखिए 867 ये संख्या आया है, कैसे आया है, तो 255 गुने 3 प्लस 102। यही 102 क्या है आपका रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को फिर से लिख लेंगे, और जिस संख्या से डिवाइड पहले किए तो उसको लिख लेंगे। 2 टाइम्स लगेगा 204। अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ है, यानी और आगे जाएगा। इससे लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया है 51, शून्य नहीं हुआ है। तो ये प्रक्रिया आगे जाएगी और इस रिमाइंडर को फिर से लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। इस रिमाइंडर को फिर से लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 102 में। ये 2 टाइम्स लग जाएगा 102। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर शून्य आ गया। रिमाइंडर शून्य हो गया तो ये आपका क्या हो गया, HCF निकल गया। तो लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो समझिए HCF आ गया है। अतः 255 और 867 का HCF 51 है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसी प्रकार से सारे सवालों को किया जाएगा। तो चलते हैं अगले टाइप में। सवाल बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यहाँ पर सवाल में ये बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यदि लिया जाए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लिया जाए तो उसका रूप हमेशा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होगा जहां q एक पूर्णांक है। सबसे पहले ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है। सबसे पहले ये बोलता है कि a बराबर जो आप जानते हो bq+r, इसमें अच्छे से आपको पता होना चाहिए जहां पर a b q r ये 4 तरह का यहाँ चीज है। कितना तरह का है, 4 तरह का चीज है। इसमें सबसे पहले जिसमें सबसे पहले ए क्या है, ये वही दिखाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक समझिए, मान लीजिए 3 है, 7 में डिवाइड किए, 3 2 6 कट गया, एक रिमाइंडर है।
ये जो 3 है आपका, यही आपका ए है। ए कहने का मतलब भाजक। जिस संख्या से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं, सॉरी ये बी है आपका, जिस संख्या से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं वही आपका भाजक कहलाता है। यानी बी जो है वो क्या है आपका भाजक। ये 7 है, ये 7 ही आपका ए है जो आपका क्या कहलाएगा भाज्य। यानी ये क्या है भाज्य। और क्यू फॉर कोसेंट, ये जो आपका है भागफल, भागफल यही आपका क्या है कोसेंट। और आर ये हो गया यानी शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कुछ और नहीं, ये भाग्य की एक प्रक्रिया है जिसको लिखा गया है, जिसमें आप जानते हो, ये आप जानते हो भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आपने जानता, आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसी चीज को ऐसे लिखा गया, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी बेस्ड पे ये सवाल को किया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें एक मान लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, और इसमें देखिए ध्यान से, यहां पर जो आया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें हमको बी, इस सारे सवाल में इस तरह का जितना भी सवाल आएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बी। बी का मान पता करना, वो भी बहुत आसान है, आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, जितने भी सवाल होंगे उसमें जो रियल नंबर आपको दिखेगा, जो क्यू के बगल में दिखेगा, वही आपका बी कहलाएगा। बात समझ में आया? जो क्यू के बगल में दिखेगा संख्या, जो भी संख्या दिखे, अगर यहाँ 5 दिखेगा तो बी का वैल्यू 5 मानेंगे, यदि 3 रहेगा तो बी का वैल्यू 3 मानेंगे। तो यहाँ पर 6 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। बाकी से हमको मतलब नहीं है। और एक बात और ध्यान में दीजिए, यदि किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से एक कम, जैसे कि मान लीजिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 होगा तो फिर संख्या डिवाइड कर देगा। यानी रिमाइंडर समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, किसी भी संख्या में यदि 5 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 5 कभी नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 5 होगा तो फिर ये संख्या इसको डिवाइड करके 0 कर देगा ना। तो रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम और 0 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। ए है जहां बी बराबर, बताइए बी बराबर कितना होगा, जो संख्या दिखेगा, यानी बी बराबर 6 है। बी बराबर क्या है 6 है। अब बताइए यूक्लिड विभाजन से, यहां लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन है ए बराबर, थोड़ा और इधर साइड में लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर बी का वैल्यू आपको कितना है 6। तो लिख देंगे ए बराबर 6q प्लस आर। यदि आप b का वैल्यू 6 मान रहे हो, इसका मतलब इस पूरे संख्या में 6 से डिवाइड किया जाएगा। यदि 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 होगा तो 6 को डिवाइड कर देगा, तो उससे एक कम 5 तक ही होगा। और ध्यान से देखिए, अब क्या है कि अब इसी सारे रिमाइंडर का यूज करके, प्रयोग करके हमको ये बताना है कि हमको 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होना चाहिए। वो भी कैसा, विषम पूर्णांक। यहाँ पर मानने को माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिख लीजिए विषम, क्योंकि विषम बोला है ना, तो विषम पूर्णांक ए है।
तो देखिए जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना रिमाइंडर बच सकता है उतना केस बनेगा। और उस सारे केस में हमको ये देखना है कि विषम वाले सारे ये होने चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में रिमाइंडर कितना मानेंगे? 0। केस नंबर 1 में रिमाइंडर कितना मानेंगे? 0। रिमाइंडर जब 0 मानेंगे तो ये आप मान लो ये पहला इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन का यूज करके सबको बनाना है। तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r है, तो a बराबर 6q प्लस 0, तो a बराबर 6q। और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, ये 6 जो है, 6 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। यदि सम संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा रिजल्ट सम संख्या ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 ले लीजिए, 10, 2, 6, 12, और इसमें कुछ भी 6 में सम संख्या में कोई भी नंबर, सम हो विषम हो कैसा भी हो, हमेशा रिजल्ट में सम ही देगा। जैसे 3 विषम है तो 8 3 24, ये क्या है? सम संख्या है। इसमें यदि सम में सम से किया जाए तो भी सम आएगा, सम में विषम से किया जाए तो भी सम आ जाएगा। यानी कि सम संख्या में किसी भी संख्या से सम से करे या विषम से करे, हमेशा रिजल्ट में सम संख्या ही आएगा। तो इस तरह से a बराबर 6q क्या आ गया हमारा? सम आ गया। क्या आ गया? सम आ गया। लेकिन हमको बोला है विषम होना चाहिए, विषम वाला हमेशा इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो सही बात है, हम जो 6q प्लस 1 तो नहीं आया, और 6q प्लस 1 आएगा तो वो कैसा होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो पहला केस चेक हो गया, और पहला केस में हमको सम निकल गया, लेकिन हमको निकालना है विषम, और विषम वाला ये होना चाहिए। तो केस नंबर 2 में चलते हैं। केस 2 में r बराबर 1 मानेंगे। केस 2 में r बराबर 1, तो r बराबर 1 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस r होता है ना, तो r की जगह कितना लिख लेंगे? 1। और ध्यान से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि r बराबर 1 हुआ तो a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 1, ये बताइए सम होगा या विषम? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि 6q को हम सम माने हैं, यदि 6q को क्या माने हैं? सम, तो सम के अगला नंबर कौन सा आता है? विषम आएगा। जैसे ये 9 है, ये 9 है। यदि ये विषम है, ये 9 तो विषम है ही, यदि क्या ये 9 विषम है, तो विषम में 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 10 क्या है? सम। और सम में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 क्या हो जाएगा? विषम। यानी यदि सम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगा, विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो सम आएगा। यानी सम और विषम अल्टरनेट होता है, ठीक है? यदि सम आया तो अगला विषम, विषम आया तो अगला सम। तो यदि सम है ये, तो सम में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? विषम। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो संख्या है वो क्या है? विषम है। क्या है वो? विषम है। तो बोला था विषम वाला हमेशा 6q प्लस 1 का फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि आ गया। ठीक है, अगले केस की ओर चलते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 2 हो गया, अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 0 रख लिए, 1 रख लिए, इस बार r बराबर 2। जैसे ही r बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर, यही फर्स्ट इक्वेशन से ही चलना है सबको, a बराबर 6q प्लस r, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2-3 तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि सर अगर 1 जोड़े हैं, 1 जोड़े तो विषम आया, और विषम के बाद फिर कौन आ जाता है? सम। तो 1 जोड़े तो विषम, तो 2 जोड़ेंगे तो सम, सम। और यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखो ऐसे इसको ब्रेक कर लो, a 6q प्लस 1 प्लस 1, और बताना यहां से यहां तक ये पूरी संख्या, इस पूरी संख्या को क्या बोला गया है? विषम। और जैसे ही विषम में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ठीक है, सम आ जाएगा। तो ऐसे भी कर लो, 6q प्लस 1 प्लस 1, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका
विषम विषम अविषम प्लस 1, यानी ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया, सम। ए बराबर क्या आ गया, सम। बात समझ में आया, यानी ये पूरी संख्या क्या आ गया, सम। तो सीधे बात में ऐसे लिख दे सकता हूं, इसकी जगह पर इतने बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, ये सम है। समझ में आया। जैसे 6³ + 1, अगर +1 किए थे तो भी सम, +2 करेंगे तो सम आ जाएगा। केस नंबर 3, केस नंबर इस बार आ जाएगा 4। केस नंबर 4 में r बराबर 3 लेंगे, और जैसे ही r बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर bq + r था ना, तो b की जगह कितना था, 6, और तो a बराबर 6³ + 3। यदि सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़िएगा, सम संख्या में यदि किसी भी कोई भी विषम संख्या जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, विषम। तो इसको लिख लीजिए, ये क्या है, विषम। जैसे मान लीजिए सम संख्या 6 की कोई भी सम संख्या है, जैसे 4, और 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 आएगा, और 7 क्या है, विषम। 7 क्या है, विषम। यानी सम में कोई विषम संख्या जोड़िएगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो ये विषम हो गया। और जैसे ही अगला जाएंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में r बराबर कितना लेना है, 4। केस नंबर 5 में r बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6³ + r, यानी a बराबर 6³ + 4। तो ये सारा चीज अल्टरनेट चल रहा है। सबसे पहला केस में आया सम विषम, सम विषम, ये क्या आएगा, सम। क्या आएगा, सम। ये क्या आ जाएगा, सम। समझने वाली बात, ये सम संख्या है ना, इस सम संख्या की जगह कोई भी सम संख्या मान लो, जैसे 2 में 4 जोड़ के देख लो, 6 आया सर, 6 भी क्या है, सम संख्या है। यानी पूरा रिजल्ट क्या देगा, सम संख्या देगा। केस नंबर 5 हो गया। और लास्ट केस नंबर 6। केस नंबर 6 r बराबर कितना लूंगा, r बराबर 5। r बराबर 5 लेंगे, वही लिखेंगे, a बराबर 6³ + r, a बराबर 6³ + 5। यदि यहाँ सम आया है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, विषम। और ध्यान से अब सवाल के सारे केस को जब चेक कर लिए, स्टडी कर लिए, तो हमको पता चलता है जो सवाल में दिया था वो है या नहीं। तो एक बार चलते हैं। सवाल में बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जहां जहां भी आप क्या रखे हो, विषम, वहां देखकर चेक करके देख लो विषम है या नहीं। तो बताना, ये 0 क्या है, सम है। 0 सम है तो आया भी सम। 1 क्या है, विषम, तो आया भी विषम। 2 क्या है, सम, तो आया सम। 3 क्या है, विषम, तो आया विषम। 4 सम तो सम। 5 विषम तो विषम। यानी जो सवाल कहा उस तरीके से किए और पूरा रिजल्ट सामने है। यानी हम बोल सकते हैं अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 की रूप के हैं। ठीक है, जहां Q एक पूर्णांक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। तीसरे सवाल की ओर चलते, ये थोड़ा बड़ा सवाल था इसीलिए मैं इसको बोल दे रहा हूं। सवाल में था, बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल 616 सदस्य वाली एक टुकड़ी है। सदस्यों की संख्या कितनी? 616। सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है। और बोलता है कि 32 सदस्य वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है।
बैंड सदस्य ये कितने हैं 32। देखिए ध्यान से, और सवाल में बोला है कि पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। देखिए ध्यान से देखिए, जब भी अधिकतम की बात हो जाए, अधिकतम कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर वह बड़ी से बड़ी लाइन क्या बनेगी जिसमें सारे सदस्य उसमें शामिल हो जाए और वो एक समान रूप से जाए। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम से अधिकतम संख्या बोल दे तो आपको क्या निकालना है, हमेशा एचसीएफ के बारे में सोचना है, ठीक है, एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले निकाल लेंगे एचसीएफ किसका किसका, 32 और 616 का। और जैसे आप एचसीएफ जानते हैं, जैसे भी इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन से निकालो, जैसे जानते हो वैसे निकालो। 32 616 एक तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सॉरी, ये तो डिवाइड हो 1 टाइम्स 29। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 32 ही है ना, हाँ 32 है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, फिर से देखता हूँ। हाँ गलती तो था, यहीं पर गलती हो गया था ना। अच्छा उतरेगा, अब डिवाइड करते हैं। 32 30 25 150 24 9 27 32 90 9 18 9 27 28 सही है। नब्बे 228 इतना होगा। यानी कि बैंड 32 बैंड सदस्यों वाली जो लाइन बनेगी वो प्रत्येक में कितना कितना आएगा 8। इसमें पूछा था आपसे कि वे मार्च कर सकते हैं अधिकतम संख्या स्तंभों की, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8, जिसमें वो सारे सदस्य 616 सदस्य क्या कर सकते हैं, सामान्य रूप से मार्च कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम और सम की बात नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, अगर उसका वर्ग किया जाएगा तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a होगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर कितना होगा, b बराबर उतना वही होगा जो रियल नंबर होगा। तो जो इसमें संख्या दिखेगा m के बगल में वही आपका b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर b का वैल्यू यदि 3 है तो यही 3 जो है वो इस संख्या को डिवाइड करेगा, और जब ये 3 संख्या को डिवाइड करेगा तो मेन आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। तो रिमाइंडर मेन इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर आपका
जो भी संख्या होता है उससे एक कम और 0 से ज़्यादा होता है। तो लिख सकते हैं a बराबर, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3q प्लस r। तो रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 होगा तो डिवाइड कर देगा। यानी रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही केस बनेगा। और ये तीनों केस में हमको ये पता करना है कि या तो 3m हो या तो 3m प्लस 1 हो, इसके अलावा कोई और ना हो। तो चलिए एक एक करके केस चेक करते हैं। केस नंबर 1 में यदि r बराबर 1 रखा जाए, r बराबर 0, जब r बराबर 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यही आपका पहला इक्वेशन होगा। जितना भी सॉल्यूशन किया जाएगा, जितना भी केस बनेगा, वो सारे इसी इक्वेशन पे रख के चेक किया जाएगा और वर्ग किया जाएगा, या तो 3m हो या फिर 3m प्लस 1 हो। a बराबर 3q प्लस r, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का वैल्यू यहाँ कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q। यहाँ a बराबर 3q आ गया, यहाँ तो q है, यहाँ तो m बोला था, लेकिन इसमें अभी आधा काम बाकी है। यहाँ बोला था कि उस संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। अभी तो हमने वर्ग किया ही नहीं, तो वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9 q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। और अभी भी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, तो आसान है, आप ध्यान से देखो। हमको इसी का फॉर्म लाना है, 3m का फॉर्म लाना है। तो इसमें क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × m, 3m। अब यहाँ m कहाँ से आ गया, तो ये जो 3q है, माना यहाँ पर लिख सकते हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर। बस यही लास्ट में देखना पड़ता है कि m बराबर 3q स्क्वायर आया, और इस पूरे नंबर की जगह पर हम क्या रख दिए, m रख दिए। तो पहला केस में हमको दिखा कि जो हमारा a स्क्वायर आया वो किसके फॉर्म का आया, 3m का फॉर्म आया, जो पूछा था, जो बोला था कि या तो 3m हो या फिर 3m प्लस 1, तो 3m का रूप आ गया। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे केस की ओर। केस नंबर 2 में थोड़ा सा रुकिएगा, सही है। केस नंबर 2 में क्या लेंगे, केस नंबर 2 में r बराबर 1 लेना है। वही लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, यानी a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब यहाँ पर हमको ये देखना है दूसरे केस में कि या तो ये पूरे टर्म 3m के रूप में बदल जाए या फिर 3m प्लस 1 के रूप में बदल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इसको बदल लें 3m के रूप में लाने का। पर 3m का रूप लाने के लिए हमको सब में 3 कॉमन होना जरूरी है। पर देख रहे हैं कि हाँ इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर 1 में 3 नहीं है, तो इसका मतलब है 3m का रूप तो नहीं आएगा। अब देखते हैं 3m प्लस 1 का रूप आता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इस 9q स्क्वायर और 6q को एक जगह पर रख दी और थोड़ा सा अलग में लास्ट में 1 प्लस कर दी, और इसमें क्या किए, 3 को कॉमन ले लिए। ये दोनों में 9q स्क्वायर प्लस 6q में 3 को कॉमन ले लिए। तो जैसे ही 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 a स्क्वायर। और इसके बाद तो पता ही है, इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। और जैसे ही इस पूरे टर्म को m मानेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा
m बराबर 3q² प्लस 2q, ए स्क्वायर बराबर 3q² प्लस 2q प्लस 1, m बराबर 3q² प्लस 2q, इसको m मान लिया तो हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। जब हमने दो केस चेक किया तो पता चला कि पहले केस में 3m आया और दूसरे केस में 3m प्लस 1 आ गया। यहाँ तक सवाल सही है अभी, लेकिन फिर भी एक केस अभी बाकी है, और जब लास्ट केस चेक करेंगे तो यहाँ से पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, ये जो बात बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाएगा तो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 का रूप ही होगा। तो दो केस तक तो सही है। अब लास्ट केस चेक कर लेते हैं, केस नंबर 3, r बराबर 2। जब केस नंबर 3 में r बराबर 2 लिया जाएगा तो क्या होगा? जब केस नंबर 3 में r बराबर 2 लेंगे तो वही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस r, यानी a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। वही बात दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रेक डाउन कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 9q स्क्वायर, 4 प्लस 3 2 जा 6, 12q, यानी ए स्क्वायर बराबर 12 आ गया। अब यहाँ यही डिसाइडर फैक्टर होगा, इस पूरे रिजल्ट का ये निचोड़ हो जाएगा। अगर ये कहीं गड़बड़ाया, इसके फॉर्म का मतलब यानी 3m या 3m प्लस 1 से थोड़ा भी अलग आएगा तो जो हमने माना है वो पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये रिजल्ट अब बताएगा। तीसरा केस, बहुत लोग क्या करते हैं कि दो केस निकाल लिए, दिखता है कि 3m या 3m प्लस 1 आ गया तो बस सही है। नहीं, आपको तीसरा केस देखना है। पूरे 3 केस बनेंगे और तीसरे केस में आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, हमने तीनों केस चेक किया और यही रूप आया, या तो ये आया या तो ये, या तीसरा केस में भी ये दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अब बात रही कॉमन लेने की, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये 3m का रूप बन जाए। 3m का रूप बनने के लिए सब में 3 कॉमन होना चाहिए, पर 3 तो है ही नहीं, यहाँ 4 है, 3 कहाँ से आएगा? तो कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा इस 4 को ब्रेक करो, थोड़ा सा 4 को ब्रेक करते हैं, 4 को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस इस 12 को पहले लिख लीजिए q प्लस 4 को ब्रेक करते हैं 3 प्लस 1, इस 4 को ब्रेक कर दिए 3 प्लस 1 में, क्योंकि ताकि इस 4 में से 3 को बाहर निकाला जा सके। अगर इस 3 को बाहर निकाल लिया जाएगा तो हो सकता है 3m प्लस 1 का रूप बन जाए। इसके लिए तो क्या किए, इसमें से 3 को कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, ये 1 आया इस 3 में से, इस 1 2 3 ये तीनों फैक्टर को, तीनों टर्म को में से 3 को कॉमन ले लिए तो लास्ट में बचा 1, और इस प्रकार से आपका हो गया 3m प्लस 1। ये m कहाँ से आया? वही बात, m बराबर मान लेंगे 3q 4q प्लस 1, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस पूरे टर्म को क्या मान लिए? m मान लिए, क्योंकि m एक पूर्णांक था। m पूरा इस पूरे को m मान लिए तो हो गया 3m प्लस 1, यानी ये तीसरे केस में भी, इस तीसरे केस में भी हमको यही दिखा कि हाँ भाई, ये 3m या 3m प्लस 1 का रूप ही होगा। यानी इस पूरे जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उसका यदि वर्ग किया जाए तो हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप ही होगा। तो अंत में लिख दिया जाएगा, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए पूरे, ये सबसे बेसिक है और इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको तीनों केस ही चेक करना पड़ेगा। बिना तीनों केस चेक किए हुए आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो देख लीजिए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले सवाल में वर्ग था, इस सवाल में घन है, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एकदम वैसे ही करना है, बस इसमें क्या करना है, उसमें स्क्वायर करते थे तो इसमें क्या करेंगे, घन करेंगे, थोड़ा बढ़ा जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा एक की पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर पिछले सवाल की तरह करेंगे तो बहुत बढ़ा जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको छोटा कर लिया जाता है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोलता है a बराबर BQ प्लस R। सॉरी, थोड़ा मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं ना, पहले मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर, अब यहाँ पर b का मान रखना है, तो b का मान कितना रखें सर, यहाँ b तो 9 दिख रहा है, आप बताए हैं कि 9 दिखेगा, जो रियल नंबर दिखेगा वही रखना है। पर बाबू थोड़ा ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि यदि हम 9 रख के बनाएंगे तो टोटल 9 केस बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा चला जाएगा। तो क्या उससे पहले कोई ऐसा संख्या है जिसमें हम 9 कॉमन ले सके? तो हाँ सर है। और थोड़ा यह भी ध्यान देना है कि यहाँ बोला है घन, तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसको घन करने के बाद 9 कॉमन लिया जा सके। तो यहाँ पर हम b का मान 9 ना मान के 3, b बराबर 3 है। b का मान 3 इसलिए माने कि यदि b का मान 3 है तो 3 का यदि घन किया जाए तो 27 आ जाएगा, और 27 में से 9 कॉमन आसानी से निकल जाएगा। तो b का मान 3 मान ले, उस पे ही बन जाएगा। और इससे फ़ायदा हमको ये हो जाएगा कि b का मान यदि 3 माने हैं तो टोटल केस बनने की संभावना, या फिर केस टोटल 3 ही बनेगा। लेकिन यदि 9 मान लेते हैं तो टोटल 9 केस बनेगा, जो कि बहुत बड़ा जाएगा और ये फालतू का हो जाएगा। तो और हमको ये फॉर्म तो यही लाना है, 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप ही होना चाहिए। तो ये 3 केस से ही आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बोलता है a बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर b का मान है 3Q प्लस R। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और सारा केस इसी पे जाएगा। यदि b का मान 3 है, यदि 3 जो है इस पूरे संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? रिमाइंडर हो जाएगा 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 तो होगा तो डिवाइड कर देगा। तो चलिए अब करते हैं केस नंबर 1, और पेशेंस रखिए और ध्यान समझिए, बहुत आसान है। घन हो, स्क्वायर हो, वर्ग हो या घन हो, दोनों को एक ही तरीके से बनाया जाएगा। और केस नंबर 1 में r बराबर 0 लेंगे। केस नंबर 1 में r बराबर 0 लिए तो पहला इक्वेशन से a बराबर 3Q प्लस R, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 0, यानी a बराबर 3Q। क्या सवाल हो गया? नहीं, अभी सवाल नहीं हुआ है। सवाल में बोला है कि घन कीजिए, इस पूरे रिजल्ट का घन कीजिए, और घन लाने के बाद आपको या तो 9m हो, या तो 9m+1 हो, या तो 9m+8 हो, तभी सवाल सही होगा। अभी भी रिजल्ट सही नहीं है, यहाँ 3Q है। अगर यहाँ 9m होता तो कुछ सोच सकते थे। तो करते हैं, यहाँ बोला है घन करने के लिए, तो दोनों तरफ घन करने पर
यहाँ हो जाएगा ए क्यू और यहाँ हो जाएगा 3q का होल क्यू, तो हो जाएगा ए क्यू और 3 का क्यू होता है 27 क्यू क्यू। अब यहाँ मेन है, मेन खेला यहीं से है, बस यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमको यहाँ 27 आ गया है और 27 ना मान के हमको यहाँ कितना लाना है, 9 लाना है। तो क्या 27 में से 9 कॉमन ले सकते हैं? तो हाँ सर, बहुत आसानी से ले सकते हैं। इस 27 को लिख सकते हैं 9 × 3q, आसानी से लिखा जा सकता है। और इस 3q के पिछले सवाल में हम लोग क्या करते थे, m मान लेते थे, तो यहाँ भी क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो aq यानी aq बराबर 9m, यहाँ पर लिख दिया जाएगा m बराबर 3q। तो पहला केस में दिखा कि हाँ भाई, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि घन किया जाए तो वो 9m का फॉर्म ही होगा, जो कि पहला हो गया। या तो 9m हो, या तो 9m + 1 हो, या तो 9m + 8 हो, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर से बनाते हैं। केस 2 में r बराबर 1, केस 2 में r बराबर 1 लेंगे। पहला इक्वेशन आपका क्या था, उसी से चला जाएगा। a बराबर 3q + r, यानी a बराबर 3q + 1। यहाँ 3q + 1 आ गया। अब 3q + 1 आ गया तो ये दोनों तरफ क्या किया जाएगा, घन किया जाएगा। और घन करने के बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट 9m हो, या फिर 9m + 1 हो, या फिर 9m + 8 होना चाहिए। चलिए करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो इधर हो जाएगा aq बराबर, यहाँ हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यू। aq बराबर 3q + 1 का होल क्यू। यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है a + b का होल क्यू, जो होता है आपका a + b का होल क्यू, aq + bq + 3ab × a + b। अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं। अभी फ़िलहाल हमको प्लस की आवश्यकता है, तो प्लस वाले पे ध्यान देते हैं। तो a + b का होल क्यू होता है aq + bq + 3ab, aq + bq + 3ab × a + b। aq + bq + 3ab × a + b, तो हो जाएगा 27 q² 1, 3 × 9, 9q। अच्छा, थोड़ा गुना करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। 3 × 9 और 9 × 27, यहाँ भी q, यहाँ भी q, तो q² प्लस, अब ये पूरा रिजल्ट 1 से गुना होगा। 3 × 9, 9 × 9, ये गुना हो गया। अच्छे से इसको एक्सपेंड कर लिए। अब बात रही कॉमन लेने की, तो कॉमन लेने की बात रही तो या तो ये पूरे 9m का फॉर्म हो जाए, तो 9m का फॉर्म होने के लिए सब में 9 कॉमन होना चाहिए। तो क्या इसमें तो 9 मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो एक है इसमें 9 नहीं मिलेगा कॉमन। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग रखेंगे। 27q, सॉरी यहाँ q हो जाएगा, 27q + 27q² + 9q + 1, और इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 3q² + q + 1। इस पूरे टर्म में ध्यान से देखिएगा कॉमन कहाँ लिया गया है। इस पूरे टर्म में से 9 बाहर निकालिए, 9 बाहर निकाले तो 3 बचा, इसमें से 9 बाहर निकाले 3 बचा, इसमें से 9 बाहर चला गया तो 1 बचा। और इस पूरे टर्म को 9m + 1 लिख देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में इस ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, जो करते आ रहे हैं m मान लेंगे। इस पूरे टर्म को m मानेंगे, तो m बराबर 3q + 3q² + q। हो गया। तो
जब हमने दूसरा केस चेक किया तो दूसरा केस में हमको ये मिला कि जो फॉर्म आया वो 9m+1 का रूप आया। पहले केस में 9m का रूप आया, दूसरे केस में 9m+1 का रूप आया। ये आ गया, ये आ गया, हो सकता है अगले केस में ये आ जाए, तो अच्छी बात है। लेकिन इस तीनों से अलग नहीं आना चाहिए। ये 2 बार आ जाए चलेगा, ये 2 बार आ जाए चलेगा, ये 2 बार आ जाए चलेगा, 3 बार आ जाए चलेगा, लेकिन इस तीनों से अलग नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 r बराबर 2। केस नंबर 3 r बराबर 2। क्या है फॉर्म? a बराबर 3q + 2 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपको AQ बराबर 3Q + 2 का होल क्यूब। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो AQ हो जाएगा बराबर 3Q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं तो हो जाएगा AQ बराबर 3Q का होल क्यूब + 2 का होल क्यूब, यानी AQ + BQ + 3AB × A + B। 27QQ 8 3 3 9 9 दूनी 18। ध्यान से देखिएगा, 3 3 9 9 दूनी 18। 18 में 3 से गुना कर लेंगे, 18 तिया 54Q + 3 3 9 9 दूनी 18। 18 में 2 से किए, 18 दूनी 36Q। अच्छा, यहाँ 2Q था तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसमें ये देखना है हमको, इसमें ये देखना है कि ये फॉर्म बन सकता है, ये फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्म बनाना है तो ये 8 नहीं, यहाँ 9 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 8 नहीं 9 होना चाहिए था। चलिए, ये के तो नहीं बनेगा। अब देखते हैं 9m+1 बनेगा। 9m, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 9, तो 1 बचाने के लिए ये 10 होगा। ये 8 नहीं 10 होना चाहिए था, तो 9 निकाल लेते, 1 छोड़ देते, लेकिन है तो 8, यानी कि 9m+1 का रूप भी नहीं बनेगा। तो बचा हमको 9m+8 का रूप बनाना है। और दिख रहा है साफ, यदि 27QQ + 54Q² + 36Q + 8 लिया जाए, इस तीनों को एक जगह करके यदि इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो 3QQ कितना आ जाएगा, 6Q² 4Q + 8, और इस पूरे को लिखेंगे 9m+8 1Q। जब हमने तीसरा केस चेक किया तो हमको मिला कि 9m+8 है, और कैसे है भाई, तो m बराबर है 3QQ + 6Q² + 4Q। m बराबर क्या माने हैं, 3QQ + 6Q² + 4Q। तो ये जब तीनों केस हमने चेक किया तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि घन किया जाए तो वह हमेशा 9m का रूप होगा, या फिर 9m+1 होगा, या 9m+8 होगा। इस तीनों केस ये रिजल्ट फाइनल हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और फिर से अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हो गया, इसके बाद अगले एक्सरसाइज 1.2 में आएंगे। तो थैंक यू। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए।